गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज है 25 जुलाई। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 9। सब्जेक्ट है सोशल साइंस, क्लास 10th। हमने अभी लास्ट वर्कशीट्स में हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फर्स्ट में पढ़ा था सत्याग्रह के बारे में, ठीक है, जिसमें बताया गया था गांधी जी भारत लौटे थे। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो कि 1 अगस्त 1920 को लॉन्च किया गया था। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई, जिसमें एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। तो उसके बाद गांधी जी ने जो ये मूवमेंट था इसको वापस ले लिया था और गांधी जी मार्च 1922 में अरेस्ट हो गए थे और उनको 6 साल की जेल हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद इवेंट क्या होता है वो हम देखते हैं। अभी जब गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, तो लीडर ना होने की वजह से सब लोग ये सोचते हैं कि इस टाइम में मोस्ट ऑफ द लीडर जो है वो जेल में हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो 2 गुटों में बढ़ जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि जो बायकआउट हो रहा था इलेक्शन से, जैसे हमने पढ़ा था पिछले में कि इलेक्शंस का भी बायकआउट कर दिया गया था। 1919 में मोंटेगू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स आई थी उसमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया गया था। तो उन इलेक्शंस को अभी तक बायकआउट किया जा रहा था। तो ये कहा जा रहा था हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो आगे गाइडेंस थी नहीं, तो एक गुट ने कहा कि भाई हम इलेक्शन लड़ लेते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर हम जब गवर्नमेंट कोई बिल अप्रूव करेगी तो उसको हम अपोज करेंगे, ठीक है। दूसरा गुट कहता है कि नहीं, हम बॉयकॉट ही करके रखेंगे और हम गांव-गांव जाके लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएंगे, उनको जो आगे आने वाले जो आंदोलन होंगे, मूवमेंट्स होंगे, उनके लिए हम तैयार करेंगे। तो जो ये 2 गुट थे जिन्होंने कहा कि भाई हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, उनका एक गुट का नाम था स्वराजिस्ट, ठीक है। तो स्वराज, जिसमें मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और CR दास, ये मुख्य थे। अब जो बायकॉट करने वाला ग्रुप था उसको जाना गया नॉन चेंजर्स नाम से, कि भाई हम नहीं जाएंगे इलेक्शन, हम नहीं लड़ेंगे, हम एंट्री नहीं लेंगे। तो नॉन चेंजर्स ने गांव-गांव जाकर सभी लोगों को अगले मूवमेंट्स के लिए तैयार करना स्टार्ट किया, अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट किया। तो वो लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क करते रहे। तो अब ये एक पार्टी कहलाई स्वराजिस्ट, दूसरी कहलाई नॉन चेंजर। जो नॉन चेंजर थे उनमें थे हमारे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, C राजा गोपालाचार्य। तो ये जस्ट आपकी भूमिका बनाने के लिए मैंने बताया है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि जो मेजर इवेंट, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपने पिछली बार पढ़ा था। आई होप कि आपने 1920 के से पहले वाले इवेंट अच्छे से कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं या फिर हिस्ट्री समझ नहीं आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, सो दैट कि मैं आपको प्रॉपरली आपके वर्कशीट से ही पूरे इवेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि हुआ क्या था, क्यों ये चीजें हो रही थी। तो अभी गांधी जी जेल में ही है, ये 2 गुट बट गए हैं, ठीक है ना। इन्होंने दिया हुआ है कि स्वराज्य पार्टी बनी कब, 1923 में। अब ये जैसा कि मैंने आज पोस्ट में डाला था कि हम जो पूरे 7 दिन की वर्कशीट होती हैं उनको संडे को एक क्विज बनाएंगे और लाइव आके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा लाइव सेशन रखा जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि यस लाइव, पोस्ट पर वोट डाल सकते हैं, सो दैट हमें पता लगे कि आप लोग इंटरेस्टेड हो। तो बच्चों, स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1923 में। किसने बनाई थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, इसके बीच में बहुत कुछ हुआ था, बहुत सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई थी, जो कि जब हम पूरा प्रॉपर चैप्टर आपको कराएंगे वो बताएंगे। तो अभी इसके बाद क्या हुआ था? 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया था। ये कमीशन किस लिए बनाया गया था? अब देखो 1919 में मोंटेगू, ये लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग, जैसे ही इनको लगता था ना, जैसे इनको लगता था कि हाँ भाई रिवोल्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा कुछ दे देते थे, थोड़ी सी रियायतें दे देते थे, तो उससे इंडियन लोग खुश हो जाते थे, फिर मूवमेंट दब जाता था। तो 1919 में भी इन्होंने कुछ यही कहा कि भाई हमारा मकसद है कि हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट दें, हम सेल्फ गवर्नमेंट ही आपको सौंपना चाहते हैं। तो उसके लिए इन्होंने कुछ इलेक्शन में एंट्री दे दी। तो जो ये रिफॉर्म्स दी गई थी तो उसको
इनको ये देखना था इनका क्या फर्क पड़ा इंडिया पर, क्या इनका इम्पैक्ट रहा है, तो उनको रिव्यू करना था एक तरह से। तो 1927 में जो ये साइमन कमीशन बनाया गया था, एक तो इसलिए भी बनाया गया था, दूसरा कि भाई इंडिया का आगे आने वाला क्या फ्यूचर किस तरीके से पॉलिसी बनेंगे, तो उसके लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। तो लेकिन आप लोगों ने सबने पढ़ा है गो बैक साइमन कमीशन का काले झंडों से स्वागत किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इस कमीशन में भाई हमारे इंडिया को लेके आप लोग फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो और इसमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं है, ठीक है। तो इस बात को लेके ज्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक है। साइमन कमीशन में किस बात को लेके प्रॉब्लम थी कि हम इस कमीशन में एक भी मेंबर इंडियन नहीं है, फॉरेनर्स ही क्या इंडिया का सब कुछ डिसाइड करेंगे। इवन अब तो कांग्रेस पार्टी भी है जो पॉलिटिकली अवेयर है, अब इतनी ज्यादा अनएजुकेटेड नहीं है हमारी जनता। तो फिर हुआ क्या कि उसके बाद जब ये हुआ तो उन्होंने ये कहा कि इंडियन जो है ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के कैपेबल ही नहीं है। जब ये स्टेटमेंट आई तो मोतीलाल नेहरू ने और बाकी पार्टी वालों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपना नया संविधान बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। उस बीच में फिर कलकत्ता सेशन में, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, वेट अ सेकंड, ये देख सकते हैं, ये जो मैंने अभी आपको समझाया ये लिखा हुआ है। सो यहाँ पे क्या हुआ, साइमन कमीशन के बाद यहाँ पे लखनऊ सेशन में जब, यानी कि कांग्रेस के हर साल सेशन होता था दिसंबर के आसपास, तो लखनऊ सेशन हुआ, कांग्रेस की मीटिंग हुई एक तरह से 1928 में। तो उस टाइम नेहरू रिपोर्ट रखी गई। नेहरू रिपोर्ट में वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मोतीलाल नेहरू ने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था उसके बारे में लिखा हुआ था। 14 पॉइंट का अपना जिन्ना ने भी कुछ दिया था, महासभा पार्टी ने भी कुछ दिया था। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट रखी गई। आप लोगों को अभी ये वर्कशीट करानी है। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में और अच्छे से आपको पढ़ाया जाए, आप जानना चाहते हैं कि क्या क्यों हुआ था, क्यों ये चीजें हो रही थी, तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं, सो दैट कि हमें पता लगे कि आप लोग इंटरेस्टेड हो। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे और हम वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बनाने का फायदा कुछ होगा नहीं। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट में हुआ क्या, इन्होंने कहा कि हमें तो डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस दे दो। डोमिनियन स्टेटस में क्या होगा कि ऊपर तो अंग्रेज ही रहेंगे, लेकिन जो नीचे जो राज्य हैं, जो गवर्नमेंट है, वो हमारे इंडियंस ही अपने लिए रूल बनाते रहेंगे, लेकिन कंप्लीट फ्रीडम यहाँ पर नहीं मिलेगी डोमिनियन स्टेटस में। तो इस बात को इसमें कहा गया था। लेकिन जो यंगर लोग थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सत्यामूर्ति थे, इन लोगों ने इस बात का अपोज किया कि भाई हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए, ठीक है, हमें नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस। तो लेकिन गांधी ने कहा कि नहीं भाई, कम से कम डोमिनियन स्टेटस मिल रहा है, यही ले लो, अभी डायरेक्टली मत रिजेक्ट करो इसको। लेकिन अगर 2 साल बाद भी अगर हम वेट कर लेते हैं, ये देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन ये हमें नहीं देते हैं, तो फिर हम कुछ करेंगे। तो ऐसे बातें हुई। अब अक्टूबर 31, 1929 को इरविन ने कहा कि भाई हमारा तो मकसद है, हमने तो 1919 के उसमें ही कहा दिया था कि भाई हमारा सेल्फ गवर्नमेंट, जो हमने आपको कहा था ना कि हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, हमारा मकसद है सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करना इंडिया को, तो उसमें आपको डोमिनेंट स्टेटस भी आता है। हालांकि दिया नहीं था, बस ये कह दिया था कि उस स्टेटमेंट में इम्प्लिसिट था। एक तो देखो पिछली वर्कशीट में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो डेट लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है, उसको ठीक कर लो। वो 1921 लिखी हुई है, लेकिन वो है 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको ठीक कर लेना बेटा। अभी देखो यहाँ पे फिर ये कहते हैं कि इन्होंने बस अपनी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया था, डोमिनेंट स्टेटस नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इन्होंने 1928 में इन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम वेट कर लेते हैं, ये दे देंगे तो ठीक है। अब दिल्ली मैनिफेस्टो हुआ, उसमें कुछ बातें रखी गई। नवंबर 2, 1929 को कुछ बातें रखी गई कि भाई हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, जो पॉलिटिकल लोग को अरेस्ट किया हुआ है तुमने, उनको फ्री करो, काफी सारी बातें हुई इरविन में। तो लेकिन ये सारी जो डिमांड्स थी इनको नहीं माना गया। फिर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली में भी जो कांग्रेस थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, तीसरी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, सिर्फ दूसरी में पार्टिसिपेट किया था। जो जब दूसरी हुई तो दूसरी में गांधी जी ने कहा कि भाई आप हमारे जो कौन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, कौन रूल बनाएगा इंडिया को लेके, उस पे आप पहले बात करो, उसके बाद हम आपकी इस टेबल में आएंगे। इस कॉन्फ्रेंस जो ये थी लंदन में होनी थी, ठीक है, तीनों वहीं हुई थी, तो ये लंदन में होनी थी। तो इन्होंने कहा था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया, तो कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। तो फिर इसके बाद देखो बात हो रही थी साइमन कमीशन से लेके, फिर इन लोगों ने कहा था कि हम, नेहरू रिपोर्ट आई थी, फिर गांधी जी ने कह दिया था कि भाई चलो एक साल का टाइम दे दो इनको, ये शायद हमें डोमिनेंट स्टेटस दे दें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन लोगों ने कुछ दिया नहीं, कोई रियायत नहीं दी हमें। तो फिर उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू, फिर से एक सेशन हुआ, लाहौर सेशन हुआ, लाहौर का सेशन हुआ,
ठीक है, दिसंबर 1929 में, जिसके प्रेसिडेंट बने हमारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बने तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए, बहुत हो गया इन लोगों का। तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया, बाकी लीडर्स को भी मनाया। फिर इन्होंने 26 जनवरी 26, 1930, यहाँ पे दिसंबर में मीटिंग हुई थी, तो एक महीने बाद ही अप्रोक्स इन्होंने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम तो आजाद हैं। तो अब ये जो जनवरी 26 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसी को रिलेवेंस में रखते हुए जानबूझकर ये डेट चुनी गई थी। ठीक है, जनवरी 26 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था उस टाइम पे। अब देखिए हुआ क्या था कि पब्लिक मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज की गई थी और कहा था कि भाई हम एक वो मूवमेंट लॉन्च करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी ने फिर से 11 डिमांड्स रखी। 11 डिमांड्स में उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको फ्री करो, प्लस जो आर्म्स एक्ट है वो उसको भी उसमें कुछ रियायतें दो। तो बहुत सारी 11 जो डिमांड थी वो रखी गई थी, लेकिन वो डिमांड्स जो है वो नहीं मानी गई। और इन डिमांड्स को मानने के लिए भी गांधी जी ने टाइम दिया था जनवरी 31, 1930 का कि भाई आप ये डिमांड मान लो, लेकिन इन्होंने ये डिमांड मानी नहीं। और उसके बाद गांधी जी ने कह दिया कि ठीक है भाई हम कर देते हैं अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट। तो ये होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट। 6 अप्रैल 1930 गांधी जी अलोंग विद कितने 78 ऑफ हिज कलीग्स रीच दांडी पहुंच गए। ब्रोक द कब पहुंचे हैं 6 अप्रैल को 78, और ये पैदल यात्रा ही इन्होंने की थी। ठीक है, तो देखो बच्चों हुआ क्या था कि जो ये अब ये साल्ट सत्याग्रह भी इसको बोलते हैं। तो नमक कानून इन्होंने, नमक के अकॉर्डिंग वहाँ नमक नहीं बना सकते थे, तो नमक कानून इन्होंने तोड़ा था। तो ये लोग पूछा जाता है कई बार कि भाई साल्ट को ही क्यों चुना इन्होंने सत्याग्रह के लिए। साल्ट, क्योंकि साल्ट एक ऐसी चीज थी पानी के बाद कि भाई जो हर घर में यूज होता था। तो ये अगर बात आएगी साल्ट पे, नमक पर भी वो लोग टैक्स लगाते थे, नमक जैसी चीज पर भी टैक्स लगाते थे। तो ये बड़ी ही दयनीय बात थी कि भाई अगर इस बात के लिए उठाया जाएगा कि कम से कम भाई साल्ट पे तो टैक्स मत लगाओ, तो ये अगर बात उठाई जाएगी तो हर घर तक ये हर भारतीय के दिल को ये छुएगी। तो जानबूझकर उन्होंने इसको साल्ट सत्याग्रह को चुना था। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं। ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी along with 78 of his colleagues reached Dandi, broke salt law and started the movement। यहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी। Obedience movement different from non-cooperation movement in some aspects। वो कह रहे हैं कि जो सिविल CDM इसको हम यूज करेंगे अभी फिलहाल, so that कि हमें ज्यादा लंबा वर्ड ना बोले। जो CDM था ना वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से थोड़ा डिफरेंट था कुछ एस्पेक्ट्स में, क्योंकि दिस टाइम द पीपल वर कॉल्ड अपॉन not only for the non-cooperation of British but also for violating the colonial law। उसमें तो क्या कर रहे थे, हम सिर्फ बायकआउट कर रहे थे, भाई हम कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, कोई लॉ नहीं तोड़ा जा रहा था उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने कह दिया कि भाई एक तरह से जो कॉलोनियल लॉ है उनको कह दिया भाई टैक्स मत पे करो। ठीक है, In various parts of the country, people broke the salt law and protested in front of a salt factories। और जो salt factories थी वहां पर भी प्रोटेस्ट किया गया। The method of protest included boycott of foreign clothes। ये तो पिछले में भी था। Picketing in front of liquor। अब आपसे पूछा जाए कि CDM जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से किस तरह से डिफरेंट था। इसमें लॉ को भी ब्रेक किया गया था, ये ध्यान रखना। ये तो बाकी तो ये सारी चीजें थी ही। नॉन पेमेंट ऑफ रिवेन्यू यानी कि रिवेन्यू मत दो उनको, जो चौकीदारी टैक्स है वो भी मत दो। फॉरेस्ट लॉ वगैरह भी इसमें वॉयलेट किए गए थे। गवर्नमेंट रथलेसली बुरी तरीके से इस मूवमेंट को क्रश कर दिया गया। ठीक है, आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट। अब क्या हुआ, जब ये मूवमेंट चलता रहा, वाइकआउट होता रहा, तो काफी ज्यादा लॉस होता रहा। तो फिर अंग्रेजों को लगा कि भाई कर लेते हैं बात कांग्रेस से। फिर राउंड 2 टेबल कॉन्फ्रेंस होना था, तो उससे पहले ये गांधी और इरविन का पैक्ट होता है, जिसमें भगत सिंह की फांसी के बारे में भी बात होती है, जिनको 23 मार्च को फांसी दी गई थी। ये पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे, पर अभी चलते हैं। तो ये पैक्ट होता है, यहाँ पर गांधी और इरविन के बीच में कुछ बातें होती हैं और कुछ फार्मूलाज। हो सकता है अगला जो टॉपिक आया आपका गांधी इरविन का ही आए, कि गांधी इरविन पैक्ट के बारे में क्या क्या बातें हुई थी। तो फिर ये एग्री हो जाते हैं कि ठीक है भाई हम लोग क्या करेंगे,
हम आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर लेंगे और वहां पर बैठ के बातें करेंगे कि भाई इंडिया का होना क्या है, आप लोग हमें क्या दोगे, हमें आजादी पूरी दोगे या डोमिनेंस स्टेटस दोगे और किस किस बात पे होगी। अब देखो गांधी इवन फैक्ट में हुआ क्या था। पहली जो कंडीशन रखी थी, इन्होंने रखी थी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर है ना, जो पॉलिटिकल प्रिजनर वो लोग थे जो नेता थे, लीडर थे और मूवमेंट्स वगैरह आंदोलन करने की वजह से जेलों में थे, तो इन्होंने कहा उनको रिलीज कर दो, तो इन्होंने मान लिया। ठीक है, अब जो फाइन वगैरह था वो भी, उसको भी छूट दे दी इन्होंने। फिर जो थर्ड पार्टी की लैंड वगैरह जो बेची नहीं थी इन्होंने अभी तक, ठीक है, वो वापस करवा दी गई। दूसरा जो कई सारी जो यानी कि उन्होंने कहा कि भाई हमें एक और राइट चाहिए कि भाई हम राइटफुली यानी कि पीसफुली हम प्रोटेस्ट कर सकें, आप लोग उसको रिप्रेस नहीं करोगे अगर हम पीसफुली किसी चीज को प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये सारी बातें कुछ मान ली गई, लेकिन कुछ और डिमांड्स भी रखी गई थी जो नहीं मानी गई थी। जो एक तो ये रखी थी कि उन्होंने कहा था कि भाई भगत सिंह और जो बाकी जो उनके साथी हैं उनको फांसी ना दी जाए, उनकी जो सेंटेंस है, उनकी जो सजा है वो आप उसमें कन्वर्ट कर दो, लाइफ सेंटेंस में, मतलब लाइफ सेंटेंस में, यानी कि पूरी उम्र जेल में रख लो उनको, लेकिन उनको फांसी मत दो, इस तरीके से इन्होंने कहा। लेकिन ये बातें डिनाई कर दी गई थी, तो जो कुछ एग्री हुई थी और ये कुछ 2-3 बातें डिनाई हो गई थी। फिर 1931 में गांधी जी वेंट टू लंदन, यानी कि कहाँ पे चले गए, मैंने बताया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गांधी जी ने लंदन गए to attend the second round table conference. Second round table conference हुई, where the round table conference on the issue separate electorate and minorities was unsuccessful. After this Gandhi ji engaged in a creative work. तो यहाँ पर भी उन लोगों ने सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह की बात कर दी, तो ये यहाँ पर भी बात बनी नहीं। तो गांधी जी ने फिर अपना क्या किया, क्रिएटिव वर्क स्टार्ट करना। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई, तो बात क्यों हुई, वो क्या चाहते थे, अंग्रेज क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है 1909 में बच्चा उन्होंने क्या किया था, जो मुस्लिम्स थे ना उनको, जो मुस्लिम होते हैं और जो हिंदू है, तो क्या किया, जो मुस्लिम्स हैं इनको कह दिया कि भाई तुम्हारा नेता सिर्फ तुम्हारी वोट से चुना जाएगा। ठीक है, तो इनके एक तरह से सेपरेट हो गया इनका इलेक्शन हिंदुओं से। तो एक तरह से इन्होंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया नेशन को, किस पे, कम्युनल लाइन, यानी कि धर्म पे डिवाइड कर दिया। अब और एक और चाल खेल रहे थे, ये कह रहे थे कि अब हम ना जो दलित है, दलित लोग जो हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, जो SC ST हैं, उनको भी हम क्या कर देते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट में इंक्लूड कर देते हैं कि भाई वो भी अपना नेता और भाई डिवाइड कर दो आप। तो इस बात से गांधी जी को बड़ा दुख हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं, अब वो फिर राउंड टेबल जब थर्ड हुआ तो भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब उन्होंने कहा कि भाई जब इंडिया के लोग इस तरीके की चीजें डिमांड कर रहे हैं, भाई मुस्लिम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट ठीक है। फिर अगर जो SC हमारे जो बाकी जो हरिजन्स हैं, इन्होंने हरिजन नाम दिया था उस टाइम पे, ठीक है, अगर वो भी इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये क्या चीज शो कर रहा है कि भाई सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पूरा नेशन के लिए नहीं वो कर रहा है। तो इस चीज के लिए उन्होंने क्रिएटिव वर्क स्टार्ट किया, पूरे देश में घूमा। ठीक है, जैसे अनटचेबिलिटी थी उस टाइम पे, लोग जो हरिजन लोग थे उन लोगों को छूने से लोग डरते थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था और एक्चुअली किया जाता था उस टाइम पे। तो इन्होंने उसको दूर करने के लिए वर्क किया और पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाई। तो ये सारा जो है इन्होंने काम किया। तो इस तरीके से ये बातें हुई और उसके बाद राउंड टेबल थर्ड में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद आगे की अपनी जो वर्कशीट आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब मुझे आपसे ये क्वेश्चन पक्का पूछना है कि 1920 से पहले, 1920 के बाद तो फिर भी हमने कुछ डिस्कस कर लिया है वर्कशीट के थ्रू, 1920 से पहले कैसे ये चीजें स्टार्ट हुई। ठीक है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी हर एग्जाम में, आगे कोई भी एग्जाम आप जॉब का एग्जाम दोगे तो उसमें ये आने वाले हैं। तो हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, जो भी आपकी SST है वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अच्छे से करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड गांधी जी चूज अ सिंपल थिंग लाइक साल्ट फॉर मूवमेंट? इज साल्ट स्टिल टैक्सेस टुडे? क्या साल्ट जो है अभी भी टैक्स किया जाता है? और मैंने अभी आपको बताया था उन्होंने साल्ट को क्यों चुना था, साल्ट को क्यों चुना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम चारों क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे, पहले एक बार चारों क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हाट मेथड डिड पीपल यूज टू प्रोटेस्ट? सिविल डिसोबीडियंस मेथड में लोगों ने क्या मेथड यूज किया प्रोटेस्ट करने के लिए? ठीक है,
व्हाई डिड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों फेल हो गई। अब राइट द नेम ऑफ 2 प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स हु फॉट फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिन्होंने अनटचेबिलिटी को लेके फोर्ट किया था। एक तो भीमाराव अंबेडकर लिख देना, ठीक है, और दूसरा आपको महात्मा गांधी जी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं, व्हाई गांधी जी चूज अ सिंपल थिंग लाइक अ साल्ट फॉर अ मूवमेंट। तो आपको क्या लिखना है, एज गांधी जी सेड देयर इज नो अदर article like salt outside water by taxing which the government, आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, the government can reach the starving का मतलब होता है भूखे मर रहे, starving millions, ठीक है, the sick and helpless people. So that's why Gandhi ji choose salt as a movement. गांधी जी के ही वर्ड्स हैं ये कि कोई भी दूसरा आर्टिकल, कोई भी दूसरा आइटम ऐसा नहीं है जो पानी के अलावा जिसको टैक्स करके गवर्नमेंट हर जो भूखा मर रहा भारतीय है, जो बीमार है, उसको टच कर सकता है, उसको और ज्यादा स्ट्राव करने के लिए परेशान कर सकता है। तो इसलिए गांधी जी ने साल्ट को चुना था। तो इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हाट मेथड पीपल यूज टू प्रोटेस्ट। अब यहाँ पर चलते हैं, देखो सेकंड में यहाँ पर आप यहीं से लिख सकते हैं कि पहले तो लिख सकते हो कि ये थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पे हमने कहाँ पे किया था, इन वेरियस पार्ट्स, यहाँ पे ये यहाँ से ये भी लिख लेना कि थोड़ा इफेक्टिव हो जाएगा आंसर। नॉट ओनली द नॉन कोऑपरेशन ब्रिटिश बस वोयलेट किया था लॉ को, इन्होंने एक तो लॉ को वोयलेट किया था, और फिर यहाँ पे आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है, इस लाइन तक लिखना है। ये हमारा हो गया आंसर सेकंड। ओके, अब इन्होंने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भाई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हो गई थी। यहाँ पे गांधी जी वेंट टू लंदन ऑन द इश्यू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ माइनॉरिटी, सेपरेट इलेक्टोरेट एंड माइनॉरिटीज वाज अनसक्सेसफुल, इसलिए अनसक्सेसफुल हो गई थी। आपको इतना ही लिखना है जब इतना ही दिया हुआ है। वैसे तो थोड़ा एक्स्ट्रा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो इन्होंने प्रोवाइड की थी वो सिर्फ यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी प्रोवाइड की थी, डिप्रेस्ड क्लासेस को, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस को बोल दिया था देने के लिए, क्रिश्चियंस को भी बोल दिया था अलग से दे देंगे, ठीक है, और ऊपर से जो एंग्लो इंडियन थे उनको भी दे देंगे, मतलब हर जगह डिवाइड कर दो भाई, जो आपसे डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर डालो, इनका ये फंडा था। तो यहाँ पर गांधी जी ने बहुत ही बुरे तरीके से अपोज किया था कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम जो ठीक है मुस्लिम्स के उस पे लाइंस पर हो चुका है, लेकिन अब और फर्दर डिवाइडेशन नहीं हो सकता। तो फिर अम्बेडकर के साथ होता है इनका पूना पैक्ट, आगे पढ़ेंगे आप, पूना पैक्ट होता है 1932 में, जहां ये उनको मना लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वही जो डिप्रेस्ड क्लास है उनके मेन नेता थे, तो उनको मना लेते हैं कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट मत करो, आप लोग मत लो जो आपको दिया जा रहा है, आप लोगों को हम जो इलेक्शंस होंगे उसमें ही कुछ सीटें आपकी रिजर्व कर देंगे, जो कि आज तक भी सीटें कुछ रिजर्व्स हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी रिजर्व हैं। तो उस टाइम पे ये ऑफर दिया गया था, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि सेपरेट इलेक्टोरेट और माइनॉरिटी के वजह से ये अनसक्सेसफुल रहा था, ठीक है। अब इन्होंने कहा राइट द नेम ऑफ, ये मैंने आपको लिखवा दिया है कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर दोनों ही सोशल रिफॉर्मर्स थे, आप बाकी के नाम भी आप लिख सकते हो। ये हो गई आपकी वर्कशीट पूरी। आई होप आपने ये पूरा लेक्चर एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो
तो ये डेट्स आपको बहुत ज़रूरी है, डेट आपको याद करनी है और डेट के साथ डिटेल भी आपको याद करनी है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जिस तरीके से मैं थोड़ा सा स्टोरी जोड़ देती हूँ इसके साथ, वो आपको अच्छा लगता है, कैसा लगता है। अदरवाइज ऐसा भी होता है, मतलब अगर ऐसा लगता है कि भाई हाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि सिर्फ वर्कशीट पढ़ दी जाए और फटाफट आपको आंसर बता दिए जाए। तो उससे मुझे लगता है कि कोई प्रोडक्टिव चीज़ निकलेगी नहीं, आप लोगों को हिस्ट्री में और जो इंटरेस्ट पहले ही कम है तो और कम हो जाएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके जब कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है, मन करता है आपको और भी ज़्यादा सिंपल तरीके से पढ़ाने का, सो दैट कि जो पढ़ाई एक बोरिंग वे में पहुंच गई है उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। हैव ए नाइस डे एंड खूब खेलो, खूब पढ़ो और स्वस्थ रहो। थैंक यू।